दशहरे की सेल। सुबह के 9 बज रहे थे कि तभी अचानक घनघनाते हुए मोबाइल की घंटी बजी। कानों में हेडफोन लगाए 90s के गाने सुनते हुए आराम से अपने बेड पर लेटी हुई पंखुड़ी को फोन की घंटी उस अलार्म के जैसी लगी जिसने उसका कोई खूबसूरत सपना तोड़ दिया हो। उसने मुंह बनाते हुए हेडफोन निकाला और साइड टेबल पर रखे फोन को उठाया। वो पैर पटकते हुए किचन में गई, जहां उसकी मम्मी अनीता जल्दी जल्दी नाश्ता बनाने में लगी हुई थी। पंखुड़ी अपनी मम्मी की तरफ फोन बढ़ाते हुए बोली, मौसी का फोन है। ये सुनते ही अनीता जी ने जल्दबाजी में आटा लगे हाथों से ही फोन पकड़ लिया और रिसीव करने लगी। तभी पंखुड़ी थोड़ा खींचते हुए बोली, मौसी से कह दो ये इतनी सुबह सुबह फोन ना किया करें। अब पंखुड़ी जोश में इतना बोल तो गई, पर तभी उसने अनीता जी के चेहरे के बदलते भावों को देखा, जिन्हें देखकर उसने वहां से तुरंत निकल लेना ही मुनासिब समझा। पंखुड़ी भागते हुए हॉल में आई, जहां उसके पिता मिश्रा जी आराम से सोफे पर बैठकर चाय की चुस्कियों का आनंद ले रहे थे। पंखुड़ी को ऐसे घबराया देखकर उन्होंने उससे इशारे में ही उसका कारण पूछा, पर पंखुड़ी ने एक नकली हंसी के साथ ना में सर हिला दिया और सीधा अपने कमरे में चली गई, क्योंकि वो जानती थी कि उसके शब्दों की लगाई गई चिंगारी का बम कुछ ही देर में फूटने वाला है। उसने अलमारी से कॉलेज जाने के लिए कपड़े निकाले और नहाने के लिए बाथरूम में घुस गई। वहीं मिश्रा जी इस बात से अनजान आराम से पेपर पढ़ रहे थे कि तभी किचन से जोर जोर से बर्तन रखने की आवाज आने लगी, जिसे सुनकर मिश्रा जी हैरत में पड़कर सोचने लगे कि अभी कुछ देर पहले तक तो सब ठीक था, ये अचानक से क्या हो गया। वो ये सोच ही रहे थे कि तभी वहां हाथ में फोन पकड़कर पैर पटकते हुए अनीता जी आईं और गुस्से से उनकी तरफ घूरने लगी। उनकी आंखों में उमड़ता गुस्सा देखकर मिश्रा जी अनायासी अनीता जी से हुई अपनी पिछली लड़ाई के बाद से चीजें सोचने लगे कि कहीं उनसे इस दौरान कोई और गलती तो नहीं हो गई थी, जिसका गुस्सा उन पर आज फूटने के विधान बन रहे हैं। वो अपनी सोच के घोड़े दौड़ा ही रहे थे कि तभी अनीता जी की झल्लाती हुई आवाज उनके कानों में पड़ी, आपकी औलाद पूरी तरह से आप ही पर गई है। ये कहकर वो तमतमाते हुए कमरे में चली गई। मिश्रा जी को समझने में देर नहीं लगी कि आज के गुस्से की वजह वो नहीं बल्कि उनके बच्चे, माफ कीजिएगा उनकी औलाद हैं। उन्होंने एक गहरी सांस छोड़ते हुए अखबार बंद किया और ऑफिस के लिए तैयार होने चले गए। सुबह सुबह माहौल गर्म होने के बाद सब कुछ टाइम से कर लेने में ही सबकी भलाई थी। कुछ ही देर में मिश्रा जी, पंखुड़ी और इन सारी बातों से अनजान अनीता जी का बेटा राहुल स्कूल ड्रेस पहनकर नाश्ता करने डाइनिंग टेबल पर आ गया। अनीता जी बिना कुछ बोले एकदम गंभीर अंदाज में सबको नाश्ता परोसने लगी। सुबह हुई बात से अनजान राहुल अनीता जी से बोला, मम्मी मेरे जूते मुझे कहाँ रखे हैं, मिल ही नहीं रहे, मुझे लेट हो जाएगा स्कूल के लिए। राहुल का बस इतना बोलना था कि इतनी देर से अपने मन में भरे बैठी अनीता जी का लार्वा फूट गया। तुम्हारा सामान है तो तुम रखो, तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या? हर कोई अपना अपना सामान इधर उधर पटक कर चला जाता है और सबको उठाने की जिम्मेदारी मेरी। रात दिन मर मर कर इन लोगों के लिए काम करो, और अगर ऊपर से कभी कभार मेरी बहन का फोन आ जाए तो उसमें भी दिक्कत। अनीता जी का ये कहना था कि मिश्रा जी ने पंखुड़ी की तरफ कुछ ऐसी नजरों से देखा जो चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि आज के इस घमासान की जिम्मेदार सिर्फ वो है। वहीं राहुल, जो बेचारा बिना किसी गलती के बलि का बकरा बन गया और नासमझी में ऐसे नाजुक मौके पर अपने जूते मोजे के बारे में पूछने की हिमाकत कर बैठा, फटाक से उठा और फुर्ती से अपने जूते मोजे ढूंढकर गेट से बाहर जाकर खड़ा हो गया और अपनी स्कूल बस का इंतजार करने लगा, मानो पंखुड़ी और मिश्रा जी से इशारों इशारों में कह रहा हो कि तुम्हारी आफत तुम ही संभालो। कुछ ही देर में स्कूल बस आ गई और राहुल स्कूल के लिए निकल गया। वहीं अनीता जी का मूड खराब देखकर पंखुड़ी और मिश्रा जी
दोनों को ही अच्छा नहीं लग रहा था, पर दोनों में से कोई भी गरम कढ़ाई में हाथ डालने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। पर फिर भी कुछ देर बाद हिम्मत जुटाकर मिश्रा जी अनीता जी से बोले, सुबह सुबह मूड क्यों खराब करती हो, वो भी बच्चों की बात पर। अच्छा चलो बताओ, क्यों आया था मीनू का फोन? मिश्रा जी के शब्दों ने अनीता जी के उबलते खून को कुछ राहत पहुंचाई और उन्होंने एक गुस्से भरी नजर पंखुड़ी पर डालकर दोबारा मिश्रा जी की तरफ रुख करते हुए जरा नाराजगी भरे अंदाज में कहा, वो मीनू के घर की तरफ जो विकास मेगा मार्ट है ना, वहाँ सेल लगी है, जहाँ घर के सामान और कपड़े वगैरह पर 25 से 30% ऑफ मिल रहा है। तो वही बताने के लिए मीनू ने फोन किया था सुबह सुबह। आखिरी शब्द उन्होंने पंखुड़ी की तरफ देखकर तुनकते हुए बोले, जैसे पंखुड़ी से कह रही हूँ कि मेरी बहन ने बेकार में सुबह सुबह डिस्टर्ब नहीं करा था, मेरे ही काम की बात थी। पंखुड़ी ने कुछ कहे बिना सर नीचे कर लिया। तभी मिश्रा जी एक्साइटेड होकर बोले, ये तो बहुत अच्छी बात है, तो आज ही जाओ तुम सेल में, और अभी बेकार का गुस्सा छोड़ो और मुस्कुरा भी दो, बच्चों की बात का क्या बुरा मानना। मिश्रा जी के प्यार से कहने पर अनीता जी थोड़ी नरम पड़ गईं, जिसका फायदा उठाते हुए पंखुड़ी ने भी लगे हाथ अपनी मम्मी से सॉरी कह दिया, जिससे अनीता जी का मूड बहुत हद तक सही हो गया। कुछ ही देर में मिश्रा जी और पंखुड़ी दोनों नाश्ता करके अपने अपने ऑफिस और कॉलेज के लिए निकल गए। उनके जाते ही अनीता जी ने भी जल्दी जल्दी खाना बनाकर घर का रोजमर्रा का काम फुर्ती से समेटा और 12 बजे के आसपास तैयार होकर पड़ोस में घर की चाबी दी और अपनी बहन के घर के लिए निकल गईं। लगभग 2:30 बजे पंखुड़ी कॉलेज से घर आई। घर पर ताला लगा हुआ देखकर उसने पड़ोस की आंटी से चाबी ली और ताला खोलकर घर के अंदर आ गई। धूप में लौटने की वजह से उसे बहुत गर्मी लग रही थी, इसलिए आते ही उसने मुंह हाथ धोकर लोअर टी शर्ट पहन लिया। तब तक राहुल भी स्कूल से आ गया था। जब तक राहुल चेंज करके नीचे आया, तब तक पंखुड़ी ने किचन में जाकर दोनों का खाना लगा लिया। अनीता जी उन लोगों के लिए दाल चावल सब्जी रोटी रायता सब बना के रख कर गई थी। पंखुड़ी और राहुल ने साथ बैठकर खाना खाया और उसके बाद अनीता जी के लौटने का इंतजार करने लगे। लगभग 5 बजे अनीता जी कई सारे बड़े बड़े बैग्स जो उनके हाथ से बार बार छूट रहे थे, उन्हें लेकर घर में घुसी। पंखुड़ी और राहुल अनीता जी के हाथ में इतने सारे बैग्स देखकर हैरानी से उन्हें देखने लगे। अनीता जी बहुत खुश लग रही थीं और आते ही पंखुड़ी और राहुल को सामान दिखाने लगी। देखो मैं तुम लोगों के लिए क्या क्या लाई हूँ। ये कहते हुए अनीता जी लाया हुआ सामान और कपड़े पंखुड़ी और राहुल को खोलकर दिखाने लगी और साथ में उनकी कीमत भी बताती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह सब कुछ एकदम फ्री में लेकर आई हूँ। पंखुड़ी और राहुल को उनकी शॉपिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, पर सुबह की बात की वजह से वो दोनों कुछ कह नहीं पा रहे थे। उन दोनों को कोई इंटरेस्ट ना लेते हुए देखकर अनीता जी उनकी तरफ देखकर बोली, अरे मैं तुम लोगों के लिए इतना कुछ लेकर आई हूँ और तुम लोग अच्छे से देख भी नहीं रहे हो। मम्मी मेरे पास ये सब है, मुझे इन कपड़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। अनीता जी के पूछने पर पंखुड़ी खुद को रोक नहीं पाई और थोड़ा रूखेपन से उन्हें जवाब देकर अपने कमरे में चली गई। तब तक राहुल की ट्यूशन टीचर आ गई और वह भी पढ़ने बैठ गया। अनीता जी को अपने बच्चों का ऐसा बर्ताव अच्छा नहीं लगा, पर वो कुछ नहीं बोली और मिश्रा जी के आने का इंतजार करने लगी। 7 बजे तक मिश्रा जी भी घर आ गए। आते ही उनकी नज़र सामने रखे बैग्स पर पड़ी, जिसे देखते ही उन्हें सुबह की सेल वाली बात याद आ गई और उन्होंने अनीता जी से पूछा, कर लाई सेल से शॉपिंग? क्या क्या लाई हो, हम भी तो देखे जरा। ये कहते हुए मिश्रा जी सोफे पर आराम से बैठ गए और जूते उतारने लगे। अनीता जी को ये देखकर कुछ अच्छा लगा कि मिश्रा जी को सेल वाली बात याद थी, पर फिर भी वो ज़्यादा कुछ कहे बिना शांति से उन्हें सामान दिखाने लगी। इस समय अनीता जी के चेहरे पर वो चमक नहीं थी
जो बच्चों को सामान दिखाते वक्त थी। शायद बच्चों का व्यवहार उन्हें बुरा लगा था। मिश्रा जी उनकी उदासी भांप गए, पर उसकी वजह उन्हें समझ नहीं आ रही थी। इसलिए उन्होंने अनीता जी से पूछा, अरे अब तो सेल से शॉपिंग भी कर ली है, फिर भी क्यों उदास हो? अब अनीता जी अपनी भावनाएं रोक नहीं पाई और एक उदासी के साथ बोली, क्या फायदा कुछ भी लाने का, जब आप लोगों को मेरा लाया कुछ पसंद ही नहीं आता। बच्चों को कपड़े पसंद नहीं आए। आपके लिए जो टी शर्ट्स लाई हूँ अगर मन हो तभी पहनिएगा, वरना मैं किसी और को दे दूंगी। अनीता जी की बात कमरे से बाहर आती पंखुड़ी ने सुन ली और वो उनके पास आकर बोली, मम्मी मैंने ये नहीं कहा कि मुझे अच्छे नहीं लगे। मैंने कहा कि ये सब मेरे पास है तो इनका मैं क्या करूं? सस्ते मिल रहे थे इसलिए ले लिए, अब नहीं लाऊंगी तुम्हारे लिए कभी कुछ भी। अनीता जी मुंह बनाते हुए बोली, अरे सस्ता मिलेगा तो क्या कुछ भी ले आओगी? अच्छा बताओ कितने का है ये सब सामान? मिश्रा जी खुद को रोक नहीं पाए और बोले, बहुत ज्यादा नहीं, बस 4,000 का है। अनीता जी गर्व के साथ बोली, बस 4,000? अचानक ही मिश्रा जी और पंखुड़ी के मुंह से निकल गया और दोनों जोर जोर से हंसने लगे। अनीता जी का चेहरा उतर गया। उन्होंने सामान वहीं छोड़ दिया और सीधा अपने कमरे में चली गई। मिश्रा जी ने पंखुड़ी को घूर कर देखा और चुप रहने का इशारा किया। वो अनीता जी के पास पहुंचे, जो बेड पर उदासी से बैठी थी, और उनके पास जाकर बोले, अरे बच्चों की बातों में क्यों आती हो? सब सामान बहुत अच्छा है और आज तो खर्च करने का दिन है। अभी तक तुमने खर्च किया है, अब मैं खर्च करता हूँ। चलो उठो, तैयार हो, हम सब घूमने चलते हैं। खाना भी बाहर ही खाएंगे। तुम भी थक गई होगी आखिर इतनी शॉपिंग जो की है। मिश्रा जी ने कुछ इस अंदाज में बोला कि अनीता जी के उदास चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। अनीता जी को मुस्कुराता देखकर मिश्रा जी बिना वक्त गवाए उनका हाथ पकड़कर बाहर आ गए, जहां पंखुड़ी और राहुल खड़े थे, और बोले, चलो जल्दी से जो तुम्हारी मम्मी कपड़े लेकर आई हैं उन्हें पहनकर तैयार हो जाओ, हम सब वही पहनकर घूमने चलेंगे। सभी लोग मिश्रा जी का मुंह देखने लगे। 1 मिनट तक तो किसी को कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या बोल रहे हैं, पर फिर जब समझ में आया तो हंसी का फव्वारा छूट गया। अनीता जी भी अपनी हंसी रोक नहीं पाई और मिश्रा जी के कंधे पर हाथ मारकर तैयार होने चली गईं। थोड़ी देर में हम सब तैयार होकर हॉल में आ गए। तभी राहुल बोला, और मम्मा आपके कपड़े? राहुल की बात ने मिश्रा जी और पंखुड़ी का ध्यान भी खींच लिया और वो लोग भी अनीता जी के जवाब का इंतजार करने लगे। तभी अनीता जी अपने पर्स से घर की चाबियां निकालते हुए बोली, अरे अपने लिए क्या लूंगी मैं कोई अपने लिए शॉपिंग करने थोड़ी गई थी। अनीता जी का ये जवाब सुनकर पंखुड़ी और बाकी सबको ये एहसास हुआ कि माँ सब कुछ पहले अपने घर, परिवार और बच्चों के लिए ही सोचती है। खुद का नंबर हमेशा आखिरी में आता है, पर फिर भी अक्सर हम उनकी लाई हुई चीज़ों को वो सम्मान नहीं दे पाते या हंसी उड़ाते हैं। सभी लोग चुपचाप घर से निकल गए। मिश्रा जी ने एक शॉपिंग मॉल के बाहर गाड़ी रोकी और सब लोग गाड़ी से उतरकर उन्हें देखने लगे। तभी वो अनीता जी से बोले, चलो तुम्हारे लिए एक साड़ी लेते हैं, वैसे भी अगले हफ्ते तुम्हारा बर्थडे है। मिश्रा जी के मुंह से ये सुनकर अनीता जी हंसते हुए बोली, अरे मुझे अभी साड़ी की कोई जरूरत नहीं है, बहुत है मेरे पास अभी। कुछ चीजें जरूरत के लिए नहीं, मन के लिए की जाती हैं, मिश्रा जी ने मुस्कुराते हुए कहा और शॉपिंग मॉल में चले गए। पंखुड़ी और राहुल अनीता जी को लेकर अंदर आ गए। सबने मिलकर अनीता जी के लिए साड़ी पसंद करी। अपने परिवार को अपने बारे में इस तरह सोचते देखकर अनीता जी को बहुत खुशी महसूस हो रही थी। साड़ी लेकर सब लोग रेस्टोरेंट पहुंचे और वहां साथ खाना खाते हुए सबने एक दूसरे के साथ अच्छा समय बिताया। सच्ची है, दिन भर में चाहे जो हुआ हो, पर दिन का अंत भला तो सब भला।
प्रस्तुत है आपके सामने फैमिली बाय चॉइस सीरीज का अगला एपिसोड, मिश्रा परिवार की करवा चौथ। सुबह के 10 बज रहे थे। मिश्रा परिवार में आज सुबह से ही चहल पहल नहीं खटर पटर मची हुई थी, क्योंकि आज किचन की बागडोर घर की गृहिणी यानी अनीता जी के हाथों में ना होकर मिश्रा जी और उनके बच्चों के हाथों में थी। और होती भी क्यों ना, आज का दिन भी तो खास था, यानी करवा चौथ। अब करवा चौथ हो और उस दिन भी मम्मी घर का काम करें, ऐसा हो सकता है क्या? हॉल में बैठी अनीता जी किचन से आती आवाजों को सुनकर बोली, अरे मैं बना दूंगी नाश्ता जल्दी से, तुम लोग किचन से बाहर आ जाओ। अनीता जी के ये कहने पर भी कोई किचन से बाहर नहीं आया, जिसे देखकर उन्होंने सोचा कि अभी खुद जाकर ही देखना पड़ेगा कि आखिर ये पापा एंड मंडली किचन में क्या खिचड़ी पका रही है। अनीता जी जैसे ही किचन में पहुंची, वहां का नजारा देखकर उन्होंने अपना सर पकड़ लिया। मिश्रा जी एक जिम्मेदार सेनापति की भूमिका निभाते हुए गैस के पास कंधे पर अंगोछा डाले खड़े थे और कढ़ाई में पड़ी पकौड़ियां तल रहे थे। वहीं पंखुड़ी और राहुल एक देशभक्त सिपाही होने के नाते बाकी काम बहुत मन से करने में लगे थे। पंखुड़ी आटे में जूझ रही थी, जिसमें पानी ज्यादा गिर गया था। वहीं राहुल चाय बनाने के लिए पैकेट से दूध भगोने में डाल रहा था। हाँ, वो अलग बात है कि आधा दूध भगोने में जा रहा था और आधा किचन स्लैब पर। ये क्या हाल बना दिया है आप लोगों ने किचन का? अनीता जी परेशान होते हुए बोली, जिसे सुनकर मिश्रा जी बोले, अरे तुम यहाँ क्यों आ गई? हम लोग सब कर रहे थे ना, इसलिए तो हम तीनों ने आज छुट्टी ली हुई है। और रही बात यहाँ बिखरे सामान की, तो ये सब हम लोग ठीक कर देंगे। अच्छा, अभी तुम जाओ और हमें काम करने दो। ये कहकर मिश्रा जी ने राहुल की तरफ इशारा किया, जिसने अभी अभी भगोने में दूध पलटकर एक तरह से जंग जीती थी। अपने पापा का इशारा पाते ही उसने अनीता जी का हाथ पकड़ा और उन्हें जबरदस्ती किचन से बाहर ले गया। काफी देर तक उन लोगों को समझाने के बाद जब वो नहीं माने, तब अनीता जी ने भी ये सोचकर हथियार डाल दिए कि कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं है, वो सिर्फ खुद को और थका रही हैं। खैर, लगभग आधे घंटे बाद मिश्रा जी अपनी सेना के साथ थके हारे किचन से बाहर आए। राहुल के हाथ में चाय की ट्रे थी, पंखुड़ी के हाथ में पकौड़ी की प्लेट और पीछे पीछे मिश्रा जी अपना पसीना पोंछते हुए आ रहे थे। मम्मी, मैंने आटा गूंथ कर रख दिया है, नाश्ता करने के बाद हम लोग रात की पूजा के लिए खाना बनाने में लग जाएंगे, पंखुड़ी ने थकी थकी आवाज में कहा, जिसे सुनकर अनीता जी हल्का सा मुस्कुरा दी और अपने परिवार को साथ बैठकर खाते हुए देखने लगी। नाश्ते के बाद जैसे सब में जान आई, पर ये तो सभी जानते हैं, पेट शांत होते ही नींद पैर पसारना शुरू कर ही देती है। कुछ ऐसा ही मिश्रा जी के साथ भी हो रहा था। उन्होंने एक डकार ली, जिसके बाद उनके चेहरे पर सुकून साफ नजर आ रहा था, और फिर जमाई लेते हुए बोले, चलो अभी का काम तो हो गया, थोड़ी देर आराम करके फिर दोबारा से आगे का काम करेंगे। राहुल ने तुरंत ही उनकी बात पर सहमति जताई और दोनों बाप बेटे वहां से सीधा बेडरूम में चले गए। पंखुड़ी भी थकी हुई लग रही थी, जिसे देखकर अनीता जी ने उसे भी जाकर आराम करने को कहा, पर उसने पहले उनके हाथ में मेहंदी लगाने की बात कही। अनीता जी ने पंखुड़ी की बात ये कहकर टालने की कोशिश की कि अभी उन्हें कुछ काम करना है, बाद में लगा देना, पर वो नहीं मानी और अनीता जी को लेकर बैठ गई। पंखुड़ी ने उनके हाथ पर मेहंदी लगाई और उनसे स्ट्रिक्टली कहा कि वो किसी भी वजह से अपनी मेहंदी धोएंगी नहीं और अगर कोई काम होगा तो उसे बताएंगी। अनीता जी ने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाया और पंखुड़ी से थोड़ी देर जाकर आराम करने को कहा। पंखुड़ी हॉल में ही सोफे पर लेट गई ताकि अगर कोई काम हो तो उठ सके, पर सुबह से इतनी मेहनत करने के बाद उन सबकी आंख ऐसी लगी कि सबके सब बहुत गहरी नींद में सो गए। शाम के 5 बज रहे थे कि तभी अचानक पंखुड़ी की नींद खुली और उसकी नजर घड़ी पर गई। टाइम देखकर वो चौंक कर उठ गई और भागते हुए अनीता जी के पास गई, जो किचन में कढ़ी बना रही थी। पंखुड़ी की नजर अनीता जी के हाथ पर गई, जिसकी मेहंदी उन्होंने धो दी थी। ये देखकर पंखुड़ी को बहुत बुरा लगा और उसने अनीता जी को पीछे से गले लगाते हुए सॉरी कहा, जिसे सुनकर अनीता जी ने उसका गाल थपथपाया और कहा कि उन लोगों ने इतना सोचा यही बहुत था, बाकी कुछ इतना ज्यादा काम था ही नहीं, वो तो सालों से बनाती आ रही हैं। तब तक मिश्रा जी और राहुल भी उठकर आ गए और उन्होंने भी शर्मिंदगी महसूस करी, पर अनीता जी ने मुस्कुराकर सबसे अपना मूड ठीक करने को कहा। सबने अपना मूड ठीक कर लिया और मिश्रा जी पूजा की तैयारी करने लगे। उन्होंने मिट्टी के करवे को हल्दी और रोली से रंगकर उसे सुंदर बना दिया। राहुल छत पर जाकर पूजा का सामान वहां रखने लगा और पंखुड़ी अनीता जी को तैयार होने में मदद करने लगी। उसने फोन पर साड़ी को स्टाइलिश वे में पहनने का पैटर्न देख लिया था, जिसे देखकर उसने अनीता जी को साड़ी पहनाई।
चिड़ियों का सेट बनाया और उनका एक अच्छा सा हेयर स्टाइल बनाकर उन्हें तैयार कर दिया। सब लोग छत पर जाकर पूजा करने बैठ गए। सबको काफी देर से पूजा का इंतजार था और इसकी वजह थी पूजा में सुनाई जाने वाली करवा चौथ व्रत की कथा, जिसे हर बार मिश्रा जी सुनाते थे। राहुल एक्साइटेड होकर बोला, पापा जल्दी से कहानी शुरू कीजिए। राहुल की बात सुनकर मिश्रा जी बोले, हाँ हाँ अभी लो। तो एक थे पंडित और एक थी पंडिताइन, दोनों रहा करते थे साथ में। पंडिताइन थोड़ी चटोरी थी। कुछ ही दिनों में करवा चौथ का त्योहार आने वाला था। पंडिताइन हर साल फलाहार करके व्रत रहा करती थीं, पर इस साल उन्हें निर्जल व्रत रहने का शौक चढ़ा। वो पंडित जी से बोली, इस बार हम निर्जल करवा चौथ का उपवास रहेंगे। अब पंडित जी तो अपनी पंडिताइन को जानते थे कि उनसे भूखा नहीं रहा जाता है, इसलिए बोले, अरे तुम काहे इन चक्करों में पड़ती हो, चुप्पे वैसे ही व्रत रहो जैसे हर साल रहा करती थी। ये निर्जल रह पाना तुम्हारे बस की बात नहीं है। अब इतना सुनते ही पंडिताइन बिदक गईं और बोली, अरे काहे नहीं रह पाएंगे, अब तुम ऐसा बोले हो तो अब हम जरूर रहेंगे। बस फिर क्या था, पंडिताइन मन में पक्का इरादा करके बैठ गईं। अब पंडित जी बेचारे कर भी क्या सकते थे, सिवाय धर्मपत्नी जी की बात मानने के अलावा। ऐसे ही आ गया करवा चौथ का त्योहार। सुबह सुबह पंडित जी ने फिर से पंडिताइन से कहा, सोच लो अब भी समय है, निर्जल उपवास के चक्कर में ना पड़ो। हाँ हम रह लेंगे, इसलिए अब बार बार ये कहना बंद करो। पंडिताइन अपने सर पर पल्ला संभालती हुई बोली। पंडित जी बिना जवाब दिए वहां से जाने लगे कि तभी पंडिताइन ने उनसे पूछा कि कहाँ जा रहे हो। जरा गंगा जी में स्नान कर आए और पूजा भी कर ले, मंदिर में जाकर फिर आते हैं। ये कहकर पंडित जी वहां से चले गए। थोड़ी देर में वो स्नान और पूजा करके अपनी झोपड़ी के पास आ गए और अंदर जाने लगे, पर न जाने उन्हें क्या सूझी और वो अंदर ना जाकर झोपड़ी की छत पर चढ़ गए और वहां से अंदर झांकने लगे। पंडिताइन उस वक्त बिस्तर पर लेटी आराम कर रही थीं और इधर से उधर करवटें बदल रही थीं और बोले जा रही थीं, ये निर्जल उपवास रहना तो वाकई में बहुत कठिन है। हमें तो अभी से भूख लग रही है। कुछ देर में जब हमारा ये हाल हो गया है तो पूरा दिन हम कैसे काट पाएंगे। पंडित जी छत पर बैठे बैठे पंडिताइन की बातें सुन रहे थे और मन ही मन हंस रहे थे। पंडिताइन अपने पेट पर हाथ रखते हुए बोली, ऐसे लेटे लेटे तो काम चलने वाला नहीं है। ऐसा करते हैं, शाम के लिए अभी से पूड़ी बना लेते हैं, ताकि जैसे ही चंद्रमा दिखे उसके बाद हम तुरंत पूड़ी खा लें। ये सोचकर पंडिताइन उठी और पूड़ी बनाने लगी। अब पूड़ी बनाते बनाते उनका पूड़ी खाने का मन चला आया। वो एक पूड़ी हाथ में उठाते हुए बोली, तनिक चक्कर देख लें कि कहीं कड़ी तो नहीं हो गई। हम खा थोड़ी रहे हैं, बस चख रहे हैं। ये सोचकर उन्होंने पूड़ी उठाई और बढ़िया आम के अचार के साथ खाने बैठ गईं और 2-3 पूड़ी खा गईं। खाकर उनको चैन मिली और वो फिर से लेट गईं आकर। पंडित जी छत पर बैठकर सारा तमाशा देख रहे थे। पूड़ी खाकर पंडिताइन मस्त सो गईं। फिर थोड़ी देर बाद उठी। अब उन्हें दोबारा भूख लगी, तो अब क्या किया जाए। पंडिताइन ने घड़ी की तरफ देखा और बोली, ये पंडित जी कहाँ रह गए, लगता है नहाने के बाद कहीं बैठकर गप्पे मार रहे हैं। चलो तब तक ऐसा करते हैं कि शाम के लिए कढ़ी और आटे की कुचैया बनाकर रख लेते हैं। ये सोचकर पंडिताइन उठी और उन्होंने बढ़िया कढ़ी और कुचैया बनाई। अब फिर बनाते बनाते उनका खाने का मन चलाया। फिर कढ़ी कुचैया को देखकर बोली, चख लेते हैं कि कहीं नमक कम ज्यादा तो नहीं हो गया। ये कहकर पंडिताइन ने कढ़ी और कुचैया एक थाली में निकाली और खा ली। खाना खाकर उनके पेट को राहत मिली। वो फिर जाकर पूजा की तैयारी करने लगी। अब शाम होने को आई थी। अब एक बार फिर पंडिताइन भुका गई और मन में सोची, अगर कुछ उल्टा सीधा खा लिया तो उबकाई आ सकती है। ऐसा करते हैं, खिचड़ी बना लेते हैं थोड़ी, पेट भी भर जाएगा और तबीयत भी सही बनी रहेगी। ये सोचकर पंडिताइन ने मस्त खिचड़ी बनाई और बढ़िया घी डालकर उसे खाई। पंडित जी ऊपर बैठे सब देख रहे थे। अब उन्हें पंडिताइन पर गुस्सा आ गया और वो छत से उतरकर नीचे झोपड़ी में आ गए। पंडित जी की आहट पाते ही पंडिताइन सब कुछ छोड़कर बिस्तर पर लेट गईं और भूख के कारण कराहने लगी। पंडित जी यूं तो सारा तमाशा देख ही चुके थे, पर फिर भी अपना संयम ना खोते हुए पंडिताइन से बोले, अरे भाग्यवान, कराह काहे रही हो। पंडित जी की बात सुनकर पंडिताइन उन पर गुस्से से चढ़ बैठी और बोली, तुम इतनी देर से घर आए हो और यहाँ भूख के मारे हमारे प्राण पखेरु हुए जा रहे हैं। तुम्हें तो हमारी कोई फिक्र ही नहीं है। अब पंडिताइन का ये नाटक देखकर पंडित जी के सब्र का बांध टूट गया। उन्होंने दरवाजे के पीछे रखा डंडा उठाया और घुमा के एक लगाया पंडिताइन के। डंडा पड़ते ही पंडिताइन के मुंह से निकला, हाय राम, खाओ खूब पूड़ी आम,
ये बोलकर पंडित जी ने पंडिताइन के एक और डंडा लगाया। हाय दैया, खाओ कढ़ी कुचैया। पंडित जी के मुंह से यह सुनकर पंडिताइन चौंक कर बोल पड़े, पंडित तुम कब जाने रहा हो, जब तुम घी खिचड़ी साने रहा हो। ये सुनते ही राहुल हंसते हंसते लोटपोट हो गया। तभी मिश्रा जी बोले, तो इस प्रकार करवा चौथ कथा यहीं समाप्त होती है। पूजा पूरी होते होते चंद्रमा भी निकल आया था। सब लोग उठकर खड़े हो गए और अनीता जी ने चंद्रमा को अर्घ दिया और पूजा पूरी करी। मिश्रा जी ने उन्हें अपने हाथों से पानी पिलाया और उसके बाद सबने नीचे आकर पहले अनीता जी को खाना परोसा और फिर खुद बैठकर साथ में खाना खाया। 24 दिसंबर की सुनहरी दोपहर थी। पंखुड़ी कॉलेज से जैसे ही घर पहुंची, गेट पर ही मम्मी मम्मी पुकारने लगी। अनीता जी वहां भागती हुई आई और बोली, अरे इतनी जल्दी क्या है, जरा सांस तो ले लो। पंखुड़ी की आंखों में चमक थी। मम्मी हम भी क्रिसमस ट्री बनाएंगे। कॉलेज में इतना सुंदर ट्री देखा ना कि अब अपने घर में भी बनाना है। हाँ हाँ ठीक है बनाते हैं, लेकिन अपनी जिम्मेदारी पर शुरू करना। देखो ऐसा ना हो सामान निकाल कर डाल दो और मम्मी तो बना ही लेंगी ये सोचकर आधे ही छोड़ दो। मुझे भी ये सब करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अब मेरे पास टाइम नहीं है। अनीता जी ने पंखुड़ी से कहा। अरे मम्मी आज आप पंखुड़ी का जादू देखिएगा, सब काम मैं करूंगी, पंखुड़ी ने जोश में कहा। वो तेजी से अलमारी की ओर भागी, बर्थडे डेकोरेशन का सारा सामान निकाला और ज़रूरत का सामान अलग कर लिया। राहुल को बलून फुलाने का काम सौंप दिया, साथ ही उसे बगल की दुकान से चॉकलेट और टॉफी लाने भेज दिया। अरे मम्मी लॉन से गमला उठाने में मेरी मदद तो कर दो। हाँ हाँ कहते हुए अनीता जी किचन से बाहर आ गईं। बस फिर क्या था, पंखुड़ी और अनीता जी लॉन में गईं और फिर गमले को धोकर और सुखाकर कमरे में लाया गया। अब आप जाइए मम्मी और अपना किचन संभालिए, आज सब ये पंखुड़ी ही करेगी। पंखुड़ी की बात सुनकर अनीता जी हंसते हुए किचन में चली गईं। वहां पहुंचकर काम करते करते अचानक ही उनके मन में ख्याल आया, बच्चों के लिए क्रिसमस पर क्या स्पेशल किया जाए। कुछ सोचकर उन्होंने मिश्रा जी को फोन किया और धीरे से कहा, सुनो मैं एक लिस्ट भेज रही हूँ, ऑफिस से लौटते वक्त वो सब लेते हुए आना, पर ध्यान रहे बच्चों को भनक नहीं लगनी चाहिए, सरप्राइज है। आहा, जो हुक्म सरकार, मिश्रा जी ने मजाकिया अंदाज में कहा। शाम तक पंखुड़ी का क्रिसमस ट्री भी तैयार हो गया। गमला रंग बिरंगी पन्नियों से सजाया गया था। ब्रांचेस पर सिल्वर टेप चमक रही थी, चारों तरफ झालरें लटक रही थी और ऊपर एक बड़ा सा रेड कलर का स्टार लगाया गया था। बलून का बंच ट्री को और खूबसूरत बना रहा था। पंखुड़ी ने कमरे की लाइट्स ऑफ कर दी और झालर जला दी। उसके बाद वो भागते हुए किचन में अनीता जी के पास गई और उनकी आंखों पर हाथ रखकर उन्हें कमरे में ले आई। हाथ हटते ही अनीता जी की आंखें खुशी से चमक उठी। वाह, बहुत सुंदर, उन्होंने पंखुड़ी को गले लगाते हुए कहा। तभी दरवाजे की घंटी बजी। मिश्रा जी गिफ्ट लेकर लौटे थे। जैसे ही उन्होंने सजावट देखी तो हैरानी से बोले, क्या मैं अपने ही घर में आया हूँ। पंखुड़ी खुश होते हुए बोली, अरे पापा देखिए अपनी बेटी का टैलेंट, ये सब डेकोरेशन मैंने और राहुल ने मिलकर की है। भाई वाह, मिश्रा जी ने गर्व से कहा। तभी राहुल ने अचानक ही पूछा, पापा ये क्रिसमस क्यों मनाते हैं। राहुल का सवाल सुनकर मिश्रा जी ने उसे अपने पास बैठाया और बोले, चलो आज तुम्हारी जिज्ञासा शांत करते हैं। ऐसा माना जाता है कि क्रिसमस के दिन जीसस क्राइस्ट यानी यीशु का जन्म हुआ था। उनके नाम क्राइस्ट से ही क्रिसमस बना है। मान्यता है कि यीशु की माँ मदर मैरी ने 25 मार्च को यह भविष्यवाणी सुनी थी कि वह प्रभु के द्वारा एक खास बच्चे को जन्म देंगी, और इसके ठीक 9 महीने बाद 25 दिसंबर को यीशु का जन्म हुआ।
यीशु को भगवान का बेटा कहा जाता है और यही कारण है कि देश दुनिया में हर साल इस दिन को क्रिसमस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। राहुल बहुत ध्यान से अपने पापा की बात सुन रहा था। उसकी जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। राहुल फिर पूछता है, और यह ट्री क्यों सजाते हैं? राहुल की बात सुनकर मिश्रा जी अपनी बात आगे बढ़ाते हुए बोले, सबसे पहले 16वीं शताब्दी में ईसाई समाज सुधारक मार्टिन लूथर ने पुनर्जागरण के दौरान सदाबहार के पेड़ पर मोमबत्ती जलाई थी। इसके बाद समय के साथ यहाँ परंपरा बन गई। क्रिसमस के दौरान लोग सदाबहार के पेड़ पर मोमबत्ती जलाने लगे। ईसाई लोग क्रिसमस ट्री को प्रभु का आशीर्वाद मानते हैं और इसके ऊपर ये जो बड़ा सा स्टार लगा है, इसे ईसा मसीह का प्रतीक माना जाता है और इसे ब्राइट मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है। मिश्रा जी की बात ध्यान से सुनने के बाद राहुल बोला, पापा आज मेरे स्कूल में एक सर सेंटा क्लॉज बनकर आए थे और सब बच्चों को गिफ्ट दे रहे थे। पापा सेंटा क्लॉज कौन है और वो सबको गिफ्ट क्यों देते हैं? राहुल की बात सुनकर अनीता जी बोली, तुम्हारे इस सवाल का जवाब मैं देती हूँ। 4वीं शताब्दी में एशिया माइनर, जो अब तुर्की कहा जाता है, में निकोलस नाम के एक व्यक्ति रहते थे। जब वह 13-14 वर्ष के थे तभी उनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी, किंतु उनके पास बहुत धन संपत्ति थी। निकोलस बहुत ही दयालु और उदार व्यक्ति थे। वह चोरी छुपे लोगों की मदद करते रहते थे। एक बार निकोलस को एक ऐसे व्यक्ति के बारे में पता चला जिसकी 3 बेटियां थीं। गरीबी के कारण उनकी बेटियों की शादी नहीं हो पा रही थी। निकोलस को जब इसकी खबर मिली तो उन्होंने रात में चुपके से आकर उनके घर पे सोने से भरी थैली फेंक दी, तो आग के पास सूखने के लिए टंगे लड़कियों के मोजे में जा गिरी। सुबह जागने पर जब उन्हें सोने की थैली मिली तो सब बहुत खुश हुए और जल्दी उनकी पहली बेटी की शादी हो गई। कुछ दिनों बाद फिर रहस्यमयी तरीके से सोने की एक थैली प्रकट हुई और इस पैसे से दूसरी बेटी की शादी हो गई। अब पिता यह जानने के लिए उत्सुक थे कि आखिर एक गुप्त दानकर्ता है कौन, इसलिए उन्होंने रात भर निगरानी रखी। सोने की तीसरी थैली जैसे ही घर के अंदर आई, चौकन्ने पिता ने भागकर गुप्त दानकर्ता को पकड़ लिया और चेहरा देखते ही उनके मुंह से निकला, ओह निकोलस, ये तुम हो जो गुप्त रूप से मेरी सहायता कर रहे हो। निकोलस ने पिता से विनती की कि वह किसी को उनके बारे में ना बताएं। तुम्हारी सहायता भगवान ने की है और इसके लिए भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। बाद में निकोलस मायरा के बिशप बन गए और उन्होंने उदारतापूर्ण कार्य करना जारी रखा। फिर क्या हुआ मम्मी? राहुल ने उत्सुकता से पूछा। सेंट निकोलस पूरी दुनिया में सेंट निक के नाम से जाने जाने लगे। धीरे धीरे समय के साथ नाम और रूप बदलता गया। आज वह क्रिसमस की रात में सेंटा क्लॉज के रूप में गुप्त दान करते हैं। सेंटा क्लॉज की कहानी सुनने के बाद राहुल तपाक से बोला, मैं भी आज रात तकिए के नीचे मोजा रखकर सोऊंगा, तब सेंटा मुझे भी गिफ्ट देंगे। राहुल की बात सुनकर सब हंस पड़े और राहुल मुंह बनाते हुए बोला, आप लोग हंस क्यों रहे हैं? मोजा रखने से भी क्या सेंटा मुझे गिफ्ट नहीं देंगे? अरे बिल्कुल देंगे, पंखुड़ी झट से बोली। रात में राहुल अपने पास मोजा रखकर सो गया। उसके सोते ही मिश्रा जी ने चुपके से मोजे के पास गिफ्ट रख दिया। सुबह जब राहुल उठा तो गिफ्ट देखकर उछल पड़ा, सेंटा मेरे लिए इतने सारे गिफ्ट छोड़ गए। पंखुड़ी ने भी गिफ्ट पाकर खुशी से मम्मी को गले लगा लिया। तभी मिश्रा जी ने कहा, अरे मिश्राइन, बच्चों की क्रिसमस तो मेरी हो गई, अब मेरी क्रिसमस भी तो मेरी बना दो। भैया छुट्टी है, कुछ अच्छा सा नाश्ता बनाओ, हम भी तो मेरी क्रिसमस फील कर सकें और छुट्टी का आनंद ले सकें। बच्चे जोर से बोले, मम्मी पास्ता बनाइए। मिश्रा जी ने थोड़ा नाखुश होकर कहा, अरे भाई, विदेशी त्योहार पर विदेशी खाना ही क्यों चाहिए? लेकिन बच्चों की जिद के आगे उनकी ना टिक पाई और बहुत बेमन से उन्होंने भी पास्ता खाना पड़ा। नाश्ते के वक्त पंखुड़ी बोली, पापा शाम को घूमने चलेंगे? अरे भाई, कितना क्रिसमस सेलिब्रेट करोगे, अब बस हो गया। नहीं पापा, मार्केट कितने सजे हुए हैं, बहुत मज़ा आएगा घूमने में। पहले मार्केट घूमेंगे, फिर चर्च चलेंगे, खाना भी बाहर ही खाएंगे। पापा प्लीज़ मना मत करना।
बच्चों की जिद के सामने मिश्रा जी निरुत्तर हो गए और उन्हें उनकी बात माननी पड़ी। शाम को पूरा परिवार चर्च गया। चर्च की सजावट और सेंटा क्लॉज को देखकर बच्चों की खुशी दुगनी हो गई। लौटते समय सड़क किनारे एक पपी दिखा जिसकी गर्दन में रिबन बंधा था और उस पर लिखा था, टू द बेस्ट फैमिली, मेरी क्रिसमस। पंखुड़ी ने झट से उसे गोद में उठा लिया। पापा, ये देखिए, ये सेंटा ने हमें गिफ्ट किया है। मिश्रा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब ये सेंटा कौन है जो हमें नई जिम्मेदारी देकर चला गया। इस तरह हंसी खुशी से भरी मिश्रा परिवार की क्रिसमस और भी खास बन गई।